नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। स्वागत है आपका प्राइम चर्चा में। भारत जापान को पीछे छोड़ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। नीति आयोग के मुख्य कार्यपालक अधिकारी सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने बीते दिन यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि भारत में आर्थिक माहौल अनुकूल है। आज के समय में भारत 4000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था है। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का हवाला देते हुए सुब्रमण्यम ने कहा कि आज भारत की अर्थव्यवस्था जापान से बड़ी है। केवल अमेरिका, चीन और जर्मनी ही भारत से अर्थव्यवस्था के मामले में बड़े हैं। देखिए इस रिपोर्ट को। भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने बताया कि जापान को पीछे छोड़कर भारत चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। दूसरे नंबर पर है चीन, तीसरे नंबर पर है जर्मनी और अब चौथे नंबर पर है भारत। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि आईएमएफ के आंकड़ों का हवाला देते हुए सुब्रमण्यम ने कहा, हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश बन गए हैं। हम 4 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था वाले देश हैं। आज भारत जापान से बड़ा है। अब केवल अमेरिका, चीन और जर्मनी ही भारत से बड़े हैं। नीति आयोग के सीईओ ने यह भी कहा कि अगर हम अपनी योजना और सोच विचार पर टिके रहे तो लगभग 3 सालों में हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश बन जाएंगे। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि सरकार को यह देखना चाहिए कि इससे आम नागरिकों को कितना फायदा हो रहा है। इसके आगे उन्होंने कहा कि सरकार को प्रति व्यक्ति आय, अमीर और गरीब के बीच बढ़ती खाई, ईएमआई चुकाने में संघर्ष कर रहे मध्यम वर्ग, एमएसएमई क्षेत्र में बेरोजगारी जो 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ रही है, इस पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। इसके आगे उन्होंने कहा कि हम देखना चाहते हैं कि इससे मध्यम वर्ग कितनी तरक्की कर रहा है। भाई पर कैपिटा इनकम पे थोड़ा बात कर लें, अमीर और गरीब के बीच में बढ़ती हुई खाई के बारे में बात कर लें, जो मध्यम वर्ग ईएमआई देने के संघर्ष में जूझ रहा हो उसके बारे में बात कर लें, एमएसएमई सेक्टर के बारे में बात कर लें, 45 साल का बेरोजगारी का जो रिकॉर्ड टूटा है उसके बारे में बात कर लें। फिर तो हमको समझ में आए कि साहब आपके जो चमक धमक वाले आंकड़े हैं उसका प्रभाव आम आदमी पर भी पड़ रहा है। आम आदमी का जीवन, मध्यम वर्ग का जीवन, जरा उस पर चर्चा करिए ना। ये कह देना साहब इससे आगे बढ़ गए, उससे आगे बढ़ गए, सबसे आगे बढ़ गए साहब, लेकिन देशवासियों से तो पूछिए वो कितना आगे हैं, कितना पीछे हैं। वहीं आरजेडी नेता मनोज झा ने भी भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि अर्थव्यवस्था तब समझ में आती है जब तरक्की और खुशहाली हर जगह पहुंचे। इसके आगे उन्होंने कहा कि मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह बात जमीन पर उतरी है, क्या इसका असर आम आदमी पर पड़ा है। संविधान के अनुच्छेद 39C में समान आय की बात कही गई है, लेकिन क्या इसका फायदा आम आदमी को मिल रहा है? अगर इसका फायदा आम आदमी को नहीं मिल रहा है तो जश्न मनाना ठीक नहीं है। अर्थव्यवस्था आम नागरिक को तब बेहतर समझ में आती है जब तरक्की और खुशहाली हर घर तक पहुंचे। हंगर इंडेक्स का क्या होता है? आप समावेशी विकास के सूचकांक पर कहां पाते हैं? असल में क्या होता है ना कि जब आप जीडीपी की साइज पर बात करते हैं तो 5 समृद्धि के टापू असमानता के महासागर की तस्दीक नहीं कर सकते। उसके बारे में क्या टिप्पणी होगी? हमारा ये मानना है। और मैं तो बार बार कहूंगा कि कोई भी अर्थव्यवस्था, कोई भी व्यक्ति जो विवेचना करे वो आर्टिकल 39C जो भारतीय संविधान का है उसको एक बार पढ़ ले। वहीं भाजपा के नेताओं ने भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर कहा कि यह सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की वजह से संभव हो पाया है। यह विकसित भारत 2047 के संकल्प की ओर बढ़ते हुए कदम है। कुछ ही वर्षों में भारत जर्मनी को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। कांग्रेस जो 70 साल में नहीं कर पाई, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने सिर्फ 11 साल में पूरा कर दिया है। तो इस तरह से पक्ष और विपक्ष में लगातार अर्थव्यवस्था पर वार हो रहा है। अब देखना ये होगा कि इस अर्थव्यवस्था को लेकर विपक्ष और क्या कुछ सरकार पर हमला बोल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। भारत अब
तो भारत जिस तरह से चौथी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है, इसको लेकर अगर विपक्ष की बात कही जाए तो विपक्ष भारत सरकार यानी कि भारतीय जनता पार्टी पर लगातार हमलावर नजर आ रही है। विपक्ष का एक ही कहना है कि क्या ये वाकई में जो आम जनमानस है, क्या उनके बीच में ये अर्थव्यवस्था कामकार होगी, क्या इस अर्थव्यवस्था से आम जनमानस को फायदा मिलेगा। तो विपक्ष ये मौजूदा सरकार से सवाल कर रही है। और अगर बात की जाए जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से 2014 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं और प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाले हैं, तब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक ही लाइन वो कहते हुए नजर आए हैं कि 2047 तक देश को विकसित भारत बनाना है। और ऐसे में निरंतर वो एक के बाद एक प्रयास कर रहे हैं और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि भारत के लिए मानी जा रही है, क्योंकि भारत चौथा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। जहां वो 5वें नंबर पर था, आज वो चौथे नंबर पर है। जापान को पीछे कर दिया है भारत। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। अब सिर्फ 3 ही देश बच गए हैं जिनको भारत को अब पीछे उन्हें कर कर खुद आगे आना, जिनमें से अमेरिका है और चीन है और जर्मनी है। जर्मनी को पीछे कर अब भारत तीसरे नंबर पर आने की पूरी तैयारी कर रहा है। और इसके लिए अगर बात कही जाए तो नीति आयोग के सीईओ सुब्रमण्यम ने भी कह दिया है कि सभी कुछ बेहतर है और जल्द से जल्द बीते 2.5 से 3 वर्ष में हम लोग तीसरे नंबर पर भी आ जाएंगे। लेकिन अगर भारतीय राजनीतिक गलियारों की बात कही जाए तो इस अर्थव्यवस्था पर भी विपक्ष के कई नेताओं ने सवाल खड़े कर दिए हैं। वही सत्ताधारी सरकार की अगर बात कही जाए यानी कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो नेता हैं उनकी तरफ से ये बयान सामने आ रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से हुआ है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार देश को आगे बढ़ाने के लिए एक के बाद एक वो आयाम रच रहे हैं, वो कार्य कर रहे हैं, जिससे कि देश हमारा आगे निरंतर बढ़ता जा रहा है। और बीते कई वर्षों के आंकड़े दिखाते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी तब हमें अर्थव्यवस्था की बात कीजिए तो बहुत नीचे हमारी अर्थव्यवस्था थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद से हमारी अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ती गई है। और ऐसे में चौथे नंबर पर आना अपने आप में एक उपलब्धि है और ये जश्न का दिन है। ऐसे में अगर बात की जाए बिहार की तरफ से, तो बिहार के जो नेता हैं यानी कि मनोज झा, उनकी तरफ से जो बातें सामने आई हैं, बयान जो सामने आए हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये जश्न मनाना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। जिस तरह से हमारा जो अर्थव्यवस्था है वो आम जनमानस में अगर ये लागू हो, उनके और हमारे पॉकेट के जो खर्चे हैं उस पर अगर असर पड़े, तो फिर हम मानेंगे कि यह अर्थव्यवस्था सही है। तो इस अर्थव्यवस्था को लेकर अब वार और पलटवार का भी सिलसिला शुरू हो गया है। जहां एक तरफ भारत और पाकिस्तान में जो युद्ध छिड़ा, उसके बाद से भारत एक डेलीगेशन 60 डेलीगेशन बनाया जो पूरे देश का दौरा करेंगे और जाकर वहां पर भारत पाकिस्तान की नापाक हरकतों को बताएंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारत की राजनीति अभी भी शांत होने का नाम नहीं ले रही है। जहां दूसरे देश को करारा जवाब देना है, तो वे आपस में देश के नेता भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं और एक दूसरे पर वार भी करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये सबसे बड़ी बात है, जहां एक तरफ खुशी मनाने का दिन है, जहां एक तरफ जश्न मनाने का दिन है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के ये आरोप किस नतीजे पर ले जाकर खड़े करेगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पर विपक्ष के नेता वार करते हुए नजर आ रहे हैं, एक बात तो साफ होता हुआ नजर आ रहा है कि विपक्ष की जो नेता है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल से नाखुश हैं और अब अर्थव्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं। जहां उनका यह भी कहना है कि यह सरकार तो अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से खत्म करने पर तुली हुई है, लेकिन ये जो अर्थव्यवस्था के जो ये आंकड़े सामने आए हैं, जो हम तीसरे नंबर पर गए हैं, ये जमीनी स्तरीय पर अगर उतरे तो फिर इसको हम हकीकत मानेंगे। जो हमने आपको बयान सुनाया पवन खेड़ा का, मनोज झा का और ऐसे तमाम और नेता हैं जो अर्थव्यवस्था पर कई ऐसे बयान देते हुए नजर आए हैं। तो जहां पर भारतीय जनता पार्टी की अगर बात कही जाए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कही जाए, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत 2047 तक का जो लक्ष्य रखे हैं बनाने के लिए देश को, वो लगातार उसमें प्रयासरत हैं और एक के बाद एक निरंतर वो अपना प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे वो विदेशों का दौरा हो, विदेश से रिश्ता अच्छा बनाना हो, मजबूत करना हो विदेश के रिलेशनशिप को, या फिर मौजूदा जो सरकार में जो भारत में स्थिति है उसको वो लगातार सही करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस इस पर सबसे ज्यादा हमलावर नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से ज्यादातर ये बयान सामने देखने और सुनने को मिले हैं।
तो चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था, दूर हुई महंगाई, ये जो सवाल हमारा है, ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्या जो चौथी अर्थव्यवस्था हमारा देश बन गया है और चौथी अर्थव्यवस्था पर आ गया, क्या इसमें महंगाई कम हो जाएगी? क्या लोगों के जो टैक्स हैं वो कम हो जाएंगे? तमाम ऐसे सवाल हैं जो आज हम इस चर्चा में करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको ये जो रिपोर्ट दिखा रहे हैं, इस जरिए हम आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस अर्थव्यवस्था पर भारत में घमासान छिड़ गया और खास करके राजनीतिक गलियारों में यह घमासान छिड़ा हुआ है। राजनीतिक गलियारों में विपक्ष की तरफ से ये भी कहे जा रहे हैं कि आम जनमानस को क्या क्या फायदे मिलेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ देख और दिखावल है। जमीनी स्तरीय पर अगर इसका असर हो तो फिर हम माने, और जश्न मनाना बिल्कुल भी लाजमी नहीं है। तो विपक्ष की तरफ से जश्न मनाने पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में, मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विपक्ष एक के बाद एक निशाने साधता हुआ विपक्ष सत्ताधारी सरकार पर नजर आ रहा है। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता, सत्ताधारी सरकार से जुड़े हुए जितने भी दल हैं, उन सभी के नेता ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये कामयाबी भारत को हासिल हुई है। जहां ये पहले भारत बहुत पीछे था, वहां भारत अब लगातार आगे बढ़ता हुआ जा रहा है और 2047 का मिशन जो है वो हम जल्द से जल्द कामयाब भी कर लेंगे। नीति आयोग के सीईओ सुब्रमण्यम में भी जिस तरह से अपनी बातों में उन्होंने कहा कि वो दिन दूर नहीं है कि लगभग 2.5 से 3 वर्षों में हम तीसरे स्थान पर आ जाएंगे। तीसरे स्थान पर आ जाएंगे, ये एक बहुत बड़ी बात है, यानी कि जर्मनी को भी हम पीछे जल्द से जल्द करने वाले हैं। क्योंकि जर्मनी जो तीसरे स्थान पर है, अमेरिका और चीन के बाद इस वक्त अर्थव्यवस्था में जर्मनी तीसरे स्थान पर है और जर्मनी को जल्दी ही जापान की तरह पीछे करके भारत तीसरे स्थान पर आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 3 वर्षों में। अब देखना यह होगा कि क्या वाकई में भारत 3 वर्षों में जर्मनी को पीछे करके खुद तीसरे स्थान पर अर्थव्यवस्था में आता है या फिर नहीं। लेकिन भारत में जो नेता हैं भारत के, वो भारतीय जनता पार्टी पर लगातार एक के बाद एक वार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध रहे हैं। और अर्थव्यवस्था की अगर बात कही जाए तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये बातें कही जा रही हैं कि कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी 70 सालों तक जब उन्होंने राज किया इस देश में, तो हमारा अर्थव्यवस्था जो है वो कहां पर था, किस स्तर का हमारा अर्थव्यवस्था था, और आज हमारा अर्थव्यवस्था किस लेवल पर जाकर पहुंचा है, तो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। और इसी मुद्दे को लेकर वार और पलटवार दोनों ही तरफ से जारी है, चाहे वो सरकार हो या फिर विपक्ष के नेता हो। एक के बाद एक बड़बोले बयान सामने आ रहे हैं। आम जनमानस को इसमें लाया जा रहा है, ईएमआई को इसमें लाया जा रहा है कि क्या आम जनमानस जो ईएमआई भरती है क्या वो भर पाएगी, क्या इस अर्थव्यवस्था से उस सुकून से रहेगी, क्या हमारे और आपके लिए, हम सबके लिए ये अर्थव्यवस्था क्या कामगार साबित होगा। तो ये सवाल आम जनमानस को लेकर विपक्ष सरकार पर साधते हुए नजर आ रही है कि क्या आम आदमी के लिए भी ये अच्छे दिन हैं। तो आम आदमी के लिए अच्छे दिन है या नहीं है, पेपर में तो ये चीजें दर्शा दी गई हैं और इन बातों की घोषणा कर दी गई है कि हमारा जो अर्थव्यवस्था है भारत, वो तीसरे नंबर पर पहुंच गया है, जापान को पीछे कर दिया है। लेकिन ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि जापान में जाकर स्थिति देखी जाए। विपक्ष की तरफ से ये कहे जा रहे हैं कि जापान में किस तरह से लोग जी रहे हैं और भारत में एक बार आकर इन स्थितियों का जायजा ले लिया जाए कि भारत के लोग किस तरह से अपनी जिंदगी को जी रहे हैं। महंगाई चरम सीमा पर है और ऐसे में इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमानों की मौजूदगी हो गई है। देवेंद्र मिश्रा जी भारतीय जनता पार्टी से हैं, राहुल जी हमारे साथ कांग्रेस से हैं और अर्थशास्त्री जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मिनहाज हुसैन जी। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों ही मेहमानों का। सबसे पहला सवाल मैं भारतीय जनता पार्टी से ही करूंगी। सीधा सवाल सर आपसे सबसे पहले तो मैं यही करूंगी, क्या आम जनमानस के लिए भी ये अर्थव्यवस्था जो हमारे तीसरे नंबर पर पहुंचा है, ये आम जनमानस के लिए भी सही होगा? क्या आपके और हमारे लिए, हम दोनों के लिए ये सही होगा? ये पहले तो मैं पूरे देशवासियों को बधाई देता हूं कि जापान को पीछे कर
भारत विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बनी, और इसका अगर निस्तार तलाशें तो निश्चित रूप से जब भी किसी भी देश का आर्थिक स्थिति मजबूत होती है तो निश्चित रूप से आम जनमानस के जीवन से जुड़ी प्रत्येक चीजों पर उसका असर पड़ता है। और चूंकि अर्थव्यवस्था जब बढ़ती है तो निश्चित रूप से उससे जुड़ी हुई सारी व्यवस्था कहीं न कहीं पटरी पे होती है, और इसका परिणाम दिख भी रहा है, क्योंकि ये सभी जानते हैं कि दुनिया की 5 नाजुक अर्थव्यवस्थाओं में गिने जाने वाला भारत मात्र एक दशक में 5वें स्थान पर आया और बहुत ही शीघ्र ही चौथे पे आ गया। और ये हम लोग जानते हैं कि 3-4 सालों में फिर ये जर्मनी को भी पीछे कर विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगी। तो इसका लाभ सीधे सीधे आम जनमानस को पड़ने वाला है, उसका फायदा मिलेगा। और उद्योग धंधे व्यापार और जो हम विकसित भारत की बात करते हैं उस ओर हम लोग का बहुत सकारात्मक कदम बढ़ेगा। लेकिन देवेंद्र जी, इस बीच सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि आम जनमानस में कैसे इस बारे में खुशहाली मनाई जाए, इस बात को लेकर खुशहाली मनाई जाए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ तो ये देख दिखावल है, ये सिर्फ कागजों में है। हकीकत में तो जमीनी स्तरीय पे लोगों के पास पैसे नहीं है, महंगाई चरम सीमा पर है। महंगाई है, इसे कोई नकार नहीं सकता, लेकिन हम ये भी तो देखते हैं ना। आज देखिए, आज हमने जो अनुभव किया है कि जिन झोपड़पट्टी वालों के पास, जिनके पास शायद हम लोग इमेजिन करते हैं कि शायद 2 टाइम का भोजन भी ना हो, ठीक से मुयस्सर ना हो, उनके यहाँ भी हम झोपड़पट्टियों में देखते हैं। चूंकि मैं प्रयागराज में रहता हूँ और मैं अक्सर देखता हूँ घूमते टहलते, चूंकि जनसेवा सामाजिक कार्य में भी सरोकार रहता है, तो मैं झोपड़पट्टियों में भी लोगों को एसी, कूलर, फ्रिज और 2-2, 2.5 लाख रुपए की बाइक्स में देखता हूँ लोगों के दरवाजे पर खड़ी रहती। ये जो खोमचे वाले, परचून वाले, छोटे दुकानदार भी, मझोले वाले भी हैं, सबको कहीं न कहीं लाभ मिल रहा है, व्यापार बढ़ रहा है प्रत्येक क्षेत्रों में, जिसका लाभ दिख भी रहा है। ठीक है, राहुल जी से जवाब ले लेती हूँ, सबको लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। राहुल जी कांग्रेस के हमारे साथ प्रवक्ता जुड़े हुए। राहुल जी, आपसे सीधा सवाल ये करूंगी कि जश्न मनाने का ये वक्त है, फिर आप लोग लगातार सवाल पे सवाल मौजूदा सरकार पर कर रहे हैं कि ईएमआई कैसे आम जनमानस भरेगी, जमीनी स्तरीय पर देखने को नहीं मिल रहा है कि अर्थव्यवस्था अगर हमारा चौथे नंबर पर गया तो किस तरह से चौथे नंबर पर गया। तमाम आप लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। अगर हम जापान को पीछे करके तीसरे नंबर पर आए तो जाहिर सी बात है कि ये खुशी का माहौल है। वॉल्यूम बढ़ाएं, आवाज नहीं आ रही है, म्यूट दबाओ। राहुल जी, आपकी आवाज नहीं क्लियर आ रही है। म्यूट ओपन करो। ओके, अभी मेरी आवाज आ रही है जी। तो देखिए, हम विपक्ष में हैं तो हमारा तो धर्म है कि हम लोगों के सवाल उठाएं, और सरकार में जो लोग बैठे हैं उनका धर्म है कि वो जिम्मेदारी लें और लोगों के सवाल का जवाब दें। तो हम तो अपना धर्म निभा रहे हैं, क्योंकि आज ऐसा तो नहीं है कि गरीब लोगों की गरीबी दूर हो गई। तो आंकड़े अमीर लोगों को मुबारक हो, और न्यूज चैनल्स पे चलाने के लिए और पब्लिसिटी के लिए अच्छा लगता है, लेकिन जो जमीनी जो सच्चाई है उससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। हम चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी तो बन गए, लेकिन 80 करोड़ लोगों को जो मुफ्त राशन दे रहे हैं, क्या उसमें से 5-10 करोड़ लोग भी कम हुए क्या? सरकारी रिपोर्ट के हिसाब से हम बता रहे हैं कि अनुमान लगाया जा रहा है कि अब जनगणना होगा तो 90 करोड़ से ज्यादा लोगों को देना पड़ेगा। मतलब स्थिति और गंभीर हुई है। तो न्यूज चैनल्स पर गूंज रहा है कि भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, हमने जापान को पीछे छोड़ दिया। हमने जापान को पीछे नहीं छोड़ा। जापान की अर्थव्यवस्था 2020 के बाद चरमरा गई। कोविड-19 के चलते उनकी अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन की, जो अब जाके $4.15 ट्रिलियन की रह गई है। तो वो गिरे हैं, हम बहुत स्पीड में आगे नहीं गए हैं, हमने ओवरटेक नहीं किया। आप समझिए इस चीज को, ठीक है। हमारा देखिए 96% एफडीआई गिर गया है इस साल, ये रिकॉर्ड है। लगातार एफडीआई गिरते आ रहा है हर साल।
इस बार 96% गिरा है। तो ये गिरावट बहुत कुछ कहता है। हम बस ये कहना चाह रहे हैं कि देखिए आप ही का जो फैमिली हेल्थ एंड फैमिली सर्वे होता है जो, उसके हिसाब से मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में देखिए अभी भी 135 मिलियन लोग गरीब मतलब गरीबी रेखा से आप कह रहे हैं कि बाहर निकाले, लेकिन आप देखिए ना कि मतलब आज भी 26% ऐसे ग्रामीण हैं जो खुले में शौच करते हैं। स्किल इंडिया और मेक इन इंडिया के बाद भी देखिए 45% का बेरोजगारी है। आप देखिए कि मतलब हमारे 57-58% महिलाएं अनेमिक हैं। तो ये देखिए और गिरावट हुआ है। और 2019 और 2021 का ये मैं आंकड़ा बता रहा हूँ। उसके बाद से आप देखिएगा NFHS का सर्वे भी रुक गया। पोस्ट कोविड इन्होंने सर्वे भी नहीं कराया है। तो ये बहुत आंकड़े छुपाने वाली बात है। आम ग्रामीण जो आज गांव में स्थिति जाके देख लीजिए, या शहर में ही देखिए लोगों का। आज हम पटना में रहते हैं, बिहार में देखिए नौकरी नहीं है। आज अगर अच्छे पढ़े लिखे आप हैं, आपको 20-25 हजार से आके नौकरी नहीं है यहाँ पे, लोगों को बाहर जाना पड़ता है। थोड़ा भी ज्यादा पढ़ लिख गए, हल्का सा भी 40-50 हजार का नॉर्मल नौकरी करना है किसी इंजीनियर को, तो उसको बाहर जाना है। तो ये क्या कहता है हमारी इकोनॉमी के बारे में? तो ये देखिए मोदी सरकार का जो मॉडल है ये बिल्कुल ये ठीक नहीं है। ये अर्थव्यवस्था गलत दिखाया जा रहा है जो तीसरे नंबर पर पहुंचा है। सीधे शब्दों में आप यही कहना चाहते हैं? सिर्फ अगर प्रति व्यक्ति आए आप देख लीजिए, हमारा अमेरिका का कितना है? $55,900। हमारा कितना है? $2,800। तो ये अंतर देख रही हैं। जापान का कितना है? जापान का हमको लगता है कम से कम 40,000 के आसपास, $40,000 के आसपास होगा। तो जापान जर्मनी से कंपेयर करने से नहीं होगा ना। आम आदमी के पास क्या है आज? हमारे देश में इनइक्वालिटी आज चरम पे पहुंचा हुआ है। इतना कभी नहीं था, आजादी के कभी नहीं था। ठीक है मिन्हाज जी भी हमारे साथ जुड़े हुए अर्थशास्त्री हैं और मुझे लगता है कि बखूबी वो हम लोग को बेहतर समझा पाएंगे। मिन्हाज जी, जिस तरह से आप दोनों लोगों की बातों को सुने हैं, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपनी अच्छाइयों को गिना रही है, अपनी कामयाबी को गिना रही है तीसरे नंबर पर पहुंचने पर, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ देख दिखावल है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और जापान सिर्फ और सिर्फ आंकड़ों में जो दर्शाया जा रहा है वो गलत है, वो पीछे नहीं है, वो अपनी प्रगति पर है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि ये जो हम लोग का जो आंकड़ा सामने आया अर्थव्यवस्था को लेकर, ये किस तरह से भारत को आगे और प्रगति की तरफ ले जाएगा? मिन्हाज जी। सीईओ सुब्रमण्यम जी ने कहा है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है, उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था ने जापान की अर्थव्यवस्था को बाईपास करते हुए दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था में प्रवेश कर चुकी है, जैसा कि सुब्रमण्यम जी का स्टेटमेंट है। लेकिन इसमें हमें पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि 1900 मिन्हाज जी, आपकी आवाज नहीं क्लियर आ रही है। और दूसरी चीज हम इसका जिक्र करेंगे कि 2007 में हमारी जो भारत की अर्थव्यवस्था थी 1 ट्रिलियन इकोनॉमी थी, आज हम 4.19 ट्रिलियन इकोनॉमी पे पहुंच चुके हैं। इससे मतलब भारत बहुत तेजी से प्रोग्रेसिव रेंज में बढ़ा है। इसमें कोई डाउट नहीं। इसमें चाहे हम यूपीए की सरकार की बात करें, एनडीए की सरकार की बात करें, दोनों का रोल बहुत अहम था। लेकिन सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जिन्हें कहा जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म इन इंडिया, जिन्होंने भारत की एक हम देखते हैं सरकारें चेंज हो जा रही है, लेकिन जो उनका मिशन था उसके मिशन के तहत आगे सरकारें बढ़ रही है। क्योंकि हम जहाँ देखते हैं 1990 की सिचुएशन थी, हम दुनिया के 12वीं अर्थव्यवस्था के करीब थे। हमारे देश का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो कि लेस देन $2 बिलियन था, आज हम बात कर रहे हैं संदेह नहीं कि देश मिन्हाज जी, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, आप नेटवर्क में चले जाएंगे तो ज़्यादा सही से आपका आवाज आएगा, उसके बाद मैं आपसे जवाब लूंगी। देवेंद्र जी से मैं आप सवाल कर लेती हूँ। देवेंद्र जी, मेक इन इंडिया की बात भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कही जाती है और कांग्रेस पार्टी कई आपकी योजनाओं पर सवाल खड़े कर रहा है कि किस तरह से अर्थव्यवस्था हमारे तीसरे नंबर पर चला गया है, जवाब दीजिए। देखिए, कांग्रेस के पास कभी भी कुछ कहने को रहता नहीं है। मुद्दा कोई हो, सिर्फ विरोध करना है। आप बताएं, कांग्रेस ने 2014 में जब छोड़ा दे सत्ता, तो भारत में प्रति व्यक्ति आय जो थी वो आज दुगनी हो गई है 10 साल में।
2013-14 में $1.438 से बढ़ के आज 2.880 2.9 समथिंग हो गई है। ये क्या दर्शाता है? जीडीपी कितना ये गुना हुआ विकास और का प्रति मुद्दा व्यक्ति आय कितना गुना हुआ, ये बराबर क्यों नहीं है सर? ये दिखाता है ना इनइक्वालिटी की, बताओ, अमीर अमीर होता गया, गरीब गरीब होता गया। लिविंग स्टैंडर्ड देखिए, $2800 प्रति साल में क्या एक व्यक्ति का लिविंग स्टैंडर्ड होगा सर? ट्रेड सर भैया आप सब जानते हैं गरीबी की स्थिति, आप बोल नहीं सकते हैं क्योंकि आप बीजेपी में। थोड़ा विकास दर में कमी आई है, लेकिन आगे बढ़ेगी। देखिए, जब हम अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो हमको उसी दृष्टि से बात करना चाहिए। आज देश के लिए गौरव की बात है। हम अगर आर्थिक महाशक्ति बन रहे हैं तो इसमें विरोधी क्या गुंजाइश है? कौन नहीं चाहता कि हम टॉप पे आए? और भारत बहुत ही सधे कदमों से देश का नेतृत्व आज बहुत ही सुरक्षित और संरक्षित हाथों में है। प्रत्येक दृष्टि से कौन सी देश की बात करेंगे? विकास का कौन सा पैमाना आज नहीं दिख रहा देश? स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, रोजगार हो, कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां देश अग्रणी नहीं दिख रहा? ये बेरोजगारी का 45 साल का रिकॉर्ड तोड़े हुए हैं, आप कह रहे हैं रोजगार है। नहीं, आपको नहीं दिखेगा ना। नहीं, आप ही का आंकड़ा बता रहे हैं, हम थोड़ी जाके मेजर किए हैं, आप ही का आंकड़ा बता रहे हैं। नहीं, हमारा आंकड़ा बता रहे हैं तो उसको और स्पष्टता से करिए ना। और भी आंकड़े हैं उसको भी रिजर्व आप बैंक बताया ना कि 96% गिरावट आया है एफडीआई में, ये बढ़िया चीज है, बताइए। अरे भाई, आप 2007-8 में क्या था एफडीआई हमारा और आज क्या रह गया है? एफडीआई पकड़ रहे हैं आप। अरे आप उन चीजों के साथ देखिए, कुछ कमियां हैं। एफडीआई में 140वां स्थान है भैया हमारा। राहुल जी उनको बोल लेते दीजिए, फिर मैं आप ही से जवाब लूंगी इसका। आज फिर भी ठीक है और बहुत अच्छी स्थिति में है। अच्छा, अर्थव्यवस्था अगर मजबूत हो रही तो इसमें दिक्कत क्या है? क्या विरोध करने से, राजनीतिक विरोध करने से क्या? लेकिन ठीक है देवेंद्र जी, अर्थव्यवस्था हमारे तीसरे नंबर पर हमारा अर्थव्यवस्था पहुंचा है, ये सही बात है। खुशी का माहौल है, जश्न मनाना चाहिए। लेकिन विपक्ष की तरफ जो सवाल खड़े कर रहे हैं वो भी तो सही है ना सर? उसका भी तो जवाब आप लोग को देना चाहिए ना। उन्होंने जो जितने सारे सवाल खड़े किए हैं, आपने एक भी बातों का जवाब नहीं दिया है। आपने सीधे बोला विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। जीडीपी जो सही उससे बात नहीं करें, क्योंकि ये इकोनॉमी से रिलेटेड है। एक छोटा सवाल जिस पे आप भी बताना चाहेंगे, ये नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे का ये आप ही का लेटेस्ट आंकड़ा है जो लास्ट करवाए थे 2021 का। 36% बच्चे कुपोषित है, तो थोड़ा उस पर ध्यान हम सबको देने की जरूरत है ना। 67% बच्चे जो हैं वो एनीमिक है, 57% महिलाएं एनीमिक है और 26% ग्रामीण जो है वो खुले में शौच करते हैं। आपने उस क्षेत्र में काम किया है, मुझे खुशी है इस बात की। लेकिन मैं कह रहा हूं कि क्या ये समस्या नहीं है हमारे सामने कि हमारे 67% बच्चे एनीमिक हैं, 57% महिलाएं एनीमिक हैं। तो हम और आप मिलके और इन मुद्दों पे काम करें। ठीक है राहुल जी, वो जवाब दे रहे हैं। देवेंद्र जी जवाब दीजिए। ठीक है राहुल जी, ठीक है, आपको शुक्रिया अदा कहेंगे। देखिए, आप सरकार में हैं, आप ही कर सकते हैं। भारत की आबादी को दृष्टि से देखा जाए तो किस स्थान पे है देश? निश्चित रूप से लगातार सुधारात्मक कार्य सरकार कर रही प्रत्येक क्षेत्रों में। हम इससे डिनाई नहीं कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है जो आप कह रहे हैं। अशिक्षा अभी भी है, गरीबी है और उन चीजों पे लगातार सरकार निगाह रखी और काम कर रही है। और अभी उस पर सतत देखिए, ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ये चलते रहते ही रहना है, ये ब्रेक होने वाली नहीं, कोई टारगेट नहीं है। इसमें हम नियमित रूप से जितना बेहतर से बेहतर कर सकते हैं वो करना चाहिए और सरकार इसके लिए संकल्पबद्ध है। ठीक है, मनहार जी से जवाब ले लेती हूँ। ठीक है देवेंद्र जी, मनहार जी, क्या वाकई में इस तीसरे नंबर पर अर्थव्यवस्था जो हमारा पहुंचा है उससे वाकई में देश विकास की तरफ बढ़ेगा और आम जनमानस में राहत भरी ये खबर है? नहीं, देश विकास की ओर बढ़ रहा है। आने वाले 2-3 सालों में भारत की जो अर्थव्यवस्था है दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था पहुंच जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं। मनहार जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है दुनिया की तीसरी अवस्था पहुंचने में 2 से 3 साल लग जाएंगे। लेकिन इस वक्त जो ये सवाल तमाम जो खड़े हो रहे हैं मनहार जी, वो किस तरफ ले जा रहे हैं? सवाल जो तमाम खड़े हो रहे हैं कि किस तरह की अर्थव्यवस्था हमारे चौथे नंबर पर पहुंच गई है, हम आगे बढ़ रहे हैं, अभी भी बेरोजगारी है, महंगाई है,
तमाम ऐसी असुविधाएं अभी भी भारत में है, तो किस तरह से ये लगातार आगे बढ़ रही है, इसके बारे में थोड़ा आप अच्छे से बताएंगे तो जनता भी ज्यादा समझ पाएगी। मिनहाज जी। मिनहाज जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? लेकिन इसके बावजूद हमारा देश विकास करता है। मुझे लगता है कि मिनहाज जी इस वक्त नेटवर्क में नहीं है, वो जब भी अपनी बातों को रख रहे हैं तो उनकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। राहुल जी से जवाब लूंगी। राहुल जी, लगातार एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी अपनी उपलब्धि को गिना रही है। आप जितने भी सवाल खड़े कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी एक ही बात कह रही है कि आप लोग के पास कोई मुद्दा नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ चाहे कोई भी प्रगति की बात हो, कोई भी विकास की बात हो, आप लोग बीच में इंटरप्ट करके सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को गलत ठहराने में रहते हैं। इसके अलावा और कोई मुद्दा आप लोग के पास नहीं है। जवाब जल्दी से दे दीजिए राहुल जी। राहुल जी। स्वच्छ भारत जी, जनधन, ये नाम बदले गए लेकिन परिणाम यूपीए योजनाओं से भी नीचे रहे। 80 करोड़ गरीब, 36-37% बच्चे कुपोषित हैं। ये बताइए, ये विकसित भारत है कि ये पीआर भारत? बताइए। हमारे यहाँ 8,000 बिजली बिल आता है, बताइए, जबकि नहीं आना चाहिए। बिहार गरीब राज्य है, हमारे यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगा दिया गया अडानी वाला। क्या जनता पे इतना भी भरोसा नहीं है कि आपका बिजली यूज करके आपको पेमेंट नहीं करेगी? आप प्रीपेड मीटर लगा दिए हैं। ये बिल्कुल बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। देखिए, जनता से लूट रही है सरकार और बड़े बड़े करोड़पतियों के कर्ज माफ किए जा रहे हैं। अब देखिए ना, बताइए जनता को कि 17 लाख करोड़ का कर्ज माफ कर दिया गया उद्योगपतियों का। कितने उद्योगपति पैसा लेके भाग गए, बाद में उनको आर्थिक भगोड़ा घोषित किया गया। तो ये बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है। हमारे भारत में जहां पे 100 रुपया के चोरी के लिए आदमी को जेल भेज दिया जाता है, तो जब लाखों करोड़ का चोरी कर रहा है तो उसको जेल क्यों नहीं भेज रहे हैं? तो यही सबका नतीजा है कि गरीबी है। जो गरीब जिम्मे जो पैसा लगना चाहिए, आप देखिए ना, पोषण कल्याण योजना, जो पोषण तत्व का जो सब्सिडी दिया जाता है बच्चों के खाने के लिए, उसमें से 40,000 करोड़ घटा दिया ये लोग। 86,000 करोड़ था 3 साल 4 साल पहले, 2 साल में घटा के ये लोग ले आए हैं, लगता है 40,000 करोड़ पे। 40-45,000 करोड़ घटा दिए उसमें से। अब योजनाएं देखिए, गरीबों की योजनाएं से कैसे काट दिया जाता है तुरंत पैसा। तो ये तो आप इन्हीं की योजनाएं देखेंगे तो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दिन रात बीजेपी का एमएलए लगा हुआ है बेटी का रेप करने में। हर 2-4 दिन पे आ जाता है कि बीजेपी का ये नेता, बीजेपी का वो एमएलए पाया गया है रेप करता हुआ। अभी लेटेस्ट देखिए, मोदी जी का सबसे चहेता विधायक एमएलए मुनिरत्न कर्नाटक का। देखिए, अब अर्थव्यवस्था से आप इस मुद्दे को ना जोड़िए, आप मुद्दे से भटक रहे हैं राहुल जी। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अर्थव्यवस्था पे ही चर्चा हो रही है कि भारत प्रगति की तरफ बढ़ रहा है। नेता नहीं है। देखिए, गरीब के लिए कुछ करने के लिए सबसे पहले तो इरादा चाहिए। इरादा कैसे आता है? कैरेक्टर कैसे बनता है? कैरेक्टरलेस नेता कैसे बनाएंगे कैरेक्टर, बताइए। और जो अच्छे नेता होंगे बीजेपी में, उनको अच्छा पोस्ट नहीं दिया जाएगा। अब अगर ऐसे नेताओं की सूची निकाली जाए राहुल जी, तो भारतीय जनता पार्टी में तो निकलेंगे ही निकलेंगे। आप जिस तरह से गिना रहे हैं, आपकी पार्टी भी इससे अछूती नहीं रहेगी। आपकी पार्टी में भी बहुत सारे लोग आ जाएंगे। तो ये मुद्दे से दूसरे मुद्दे पर हम लोग चर्चा ना करें तो बेहतर होगा। मिनहाज जी हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं, शायद उनकी आवाज अब क्लियर आए। मिनहाज जी, सवाल सीधा आपसे यही करूंगी कि आप एक अर्थशास्त्री हैं और इस अर्थव्यवस्था के बारे में आप बेहतरीन तरीके से बाहर बैठी हुई जनता जो आपको देख और सुन रही है, समझा पाएंगे कि किस तरह से प्रगति की तरफ भारत बढ़ रहा है, जो 4थे स्थान पर भारत आया है। ऐसे में कौन कौन सी वो कामयाबी आगे चलकर हासिल करने वाली, और तीसरे नंबर पर क्या वाकई में 3 साल बाद भारत की अर्थव्यवस्था पहुंच जाएगी? मिनहाज जी। सक्षम लोग होंगे, हर पार्टी में है, बैठाना क्यों नहीं जा रहा है? राहुल जी की आवाज नीचे कर दीजिए। मिनहाज जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? मिनहाज जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए इस चर्चा में। आप लोगों ने अपनी अपनी बातों को रखा कि किस तरह से भारत, अर्थव्यवस्था जो भारत का है वो 4थे नंबर पर पहुंच गया है। और ऐसे में लगातार अगर बात कही जाए तो प्रगति की तरफ भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि भारत आगे बढ़ रही है। 350 लाख करोड़ की हमारी अर्थव्यवस्था है और जो निरंतर आगे बढ़ती जा रही है। आज 4थे नंबर पर है। 3 साल बाद ये भी उम्मीद लगाई जा रही है,
नीति आयोग की तरफ से जो बयान सामने आया है, सीईओ सुब्रमण्यम ने जो कहा है कि लगभग 2.5 से 3 साल बाद हम तीसरे नंबर पर ही आ जाएंगे, यानी कि जर्मनी को भी हम पीछे छोड़ देंगे। तो अब देखना ये होगा कि क्या वाकई में हम तीसरे नंबर पर 3 साल बाद आते हैं या फिर नहीं। लेकिन अगर ऐसे में बात कही जाए उस वक्त इस अर्थव्यवस्था को लेकर, तो भारत की राजनीतिक गलियारों में सिर्फ और सिर्फ अब ये मुद्दा सामने आ रहा है कि भारत सरकार की तरफ से कई ऐसी योजनाएं हैं जिसे पूरा नहीं किया जा रहा है और कैसे भारत चौथे नंबर पर अर्थव्यवस्था में आ गया है। विपक्ष की तरफ से तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी अपनी अपनी उपलब्धि को गिना रहा है। तो अब देखना यह होगा कि इस अर्थव्यवस्था से क्या आम जनमानस या फिर आपके और हमारे जो आम जो खर्चे हैं या फिर आम आदमी के लिए भी इस अर्थव्यवस्था से लाभ मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। इस प्राइम चर्चा में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। कुछ भाव पुष्प